फायरिंग में फिक्सिंग। सोचिए ना, पहले चरण से ठीक पहले ओवैसी पर गोलीकांड, संयोग या प्रयोग। इस गोलीकांड से मतलब ओवैसी पर गोलीकांड, किसे नफा किसे नुकसान? इस सवाल का जवाब मिले ना मिले, लेकिन इस पर राजनीति जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर ओवैसी की एंट्री, ओवैसी पर गोलीकांड और उसके बाद जाटों के बाद मुस्लिम वोटों का बंटवारा अखिलेश के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। इस बीच ऑल इंडिया एमआईएम के अध्यक्ष असद ओवैसी पर गोली चले 4 दिन बीत चुके हैं। ये वो तस्वीर है जब आपने देखा था, लेकिन उनसे सुरक्षा लेने की अपील की जा रही है, लेकिन वो इसके लिए तैयार ही नहीं है कि Z+ सिक्योरिटी ले लीजिए भाई। आज गृह मंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर ओवैसी पर जवाब उन्होंने दिया। गोलीकांड पर बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उनसे अपील की गई कि वो सुरक्षा ले लें और हमारा तनाव कम करें। लेकिन ओवैसी सुरक्षा लेने को तैयार ही नहीं है Z+। सबसे पहले सुनिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा ओवैसी पर गोलीकांड को लेकर। श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। सवाल यह कि ओवैसी पर गोलीकांड से किसे फायदा किसे नुकसान? चुनावों से ठीक पहले, पहले चरण के मतदान से ठीक पहले ओवैसी पर गोलीकांड, संयोग या प्रयोग। ओवैसी पर गोलीकांड के बाद आप जानते हैं सिवाल खास में उनके प्रचार में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। लगा कि एक तरीके से पोलराइज हो रहा है और गोलीकांड के बाद एक बड़ी संख्या में मुसलमान उनके साथ जुड़े। कई जगह रैली में देखने को मिला। अब इस बात ने अखिलेश जयंत को टेंशन में डाल दिया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि गोलीकांड के बाद जो मुसलमान हैं वो ओवैसी के साथ हैं, उनकी सहानुभूति है और मुस्लिम उनके पक्ष में एकजुट हो सकते हैं। अब सोचिए अगर ऐसा हुआ तो जाटों में तो बंटवारा हो ही रहा है, क्योंकि जिस तरह की धमकियां हैं, और जाटों के बाद मुस्लिम वोट भी अगर बट गया और ओवैसी चढ़ गए तो साइकिल पंचर होने का खतरा है, क्योंकि ओवैसी ऊपर जाएंगे, अखिलेश नीचे आएंगे, क्योंकि गठबंधन के ही वोट काटेंगे ओवैसी। अब ये गोलीकांड के बाद ये खेल कुछ पलट सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वारिस पठान ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, लाइव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं, किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष, और इसके अलावा मेरे साथ समीर सिंह, अतुल सक्सेना, समाजवादी पार्टी से। बड़ा पैनल है। लेकिन वारिस पठान वो कह रहे हैं तनाव कम कर दीजिए भाई, सिक्योरिटी ले लीजिए। क्या प्रॉब्लम है सिक्योरिटी लेने में भाई? Z+ सिक्योरिटी, सुरक्षा उनकी जरूरी है, देश हर कोई चाहता है वो सुरक्षित रहे। वारिस पठान। देखिए अमन भाई, ये फैसला तो असद ओवैसी साहब ने उस दिन पार्लियामेंट में खड़े रह के सुना दिया कि मुझे Z कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे A कैटेगरी का शहरी बनना है देश का। अगर इखलाक पेलू खान सेफ नहीं है तो मैं सेफ्टी लेके क्या करूंगा। उन्होंने ये कहा कि मुझे अगर है तो हम होम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखेंगे, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी हमको चाहिए और एक गन का उन्होंने कहा था कि हमको लाइसेंस चाहिए। अभी मैं ये देख रहा था कि आप बता रहे थे कि सहयोग है, प्रयोग है। अमन भाई, शायद आपकी गलती हुई होगी, आपने उनका कन्फेशन नहीं पढ़ा जो मुजरिम हिरासत में लिए गए हैं, जिन्होंने हमारे पार्टी प्रेसिडेंट पर अटैक किया था। उनका कन्फेशन पुलिस के पास है, मीडिया में भी है। उन्होंने खुद ने कहा कि हमने 3-4 रैली में जाकर पहले रैकी की थी, हमको मौका नहीं मिला। हम उस दिन भी पूरी तैयारी के साथ गए थे, हमने फायरिंग किया, हमको लगा ओवैसी साहब नीचे लेट गए, डक कर दिए, तो हमने गोली नीचे चलाई। हमको लगा ओवैसी को गोली लग चुकी है, तो हमारा इंटेंशन क्लियर था कि हम गए थे वहां पे ओवैसी साहब का कत्ल कर दे। ये तो उनके कन्फेशन में आ रहा है, तो फिर कहां से सहयोग और कहां का प्रयोग की आप बात कर रही है? तो रियलिटी है। बताऊं क्या? सोचने वाली बात ये भी है अमन भाई, बताऊं किसने चलवाई, किसने भेजा इनको? मेरा सवाल जानते हैं क्या है? ये जो सचिन और शुभम है ना, ये मैंने इसलिए पूछा किसने चलवाई गोली, किसने भेजा इनको?
ये रेकी कर रहे थे, पीछे पड़े हुए थे, 3 बार अटेम्प्ट किया, सारी चीजें। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, किसने भेजा, किसने चलवाई, वो नहीं जानना है वारिस। ये एक साइकोलॉजी है, एक मानसिकता है जो नथुराम गोडसे की नाजायज औलादे हैं। ये वो साइकोलॉजी लेकर निकले हैं, ये वो मानसिकता वाले लोग हैं जो ये चाहते नहीं कि असद ओवैसी देश भर में जाए, मजलूमों की, दलितों की, गरीबों की, पिछड़े हुए वर्ग की, मुसलमानों की आवाज बने। ये एक सत्य की आवाज को रोकने की साजिश है। मगर हम आपको बता दें अमन भाई, ये आवाज रुकी नहीं है। गोडसे तो नहीं आया ना, मैं तो वही तो बता रहा हूँ, ये वही मानसिकता वाले लोग हैं। अरे गोडसे की मानसिकता वाले ही ये लोग हैं, हमने तो कहा ना, ये गोडसे की मानसिकता वाले लोग हैं अमन भाई, जो चाहते नहीं है, जो देश ये चाहते नहीं है कि कोई देश में एक ऐसा नेता हो जो गरीबों की, मजलूमों की आवाज बन के उभरे। ये आवाज दबाने की साजिश कोशिश की जा रही है अमन भाई। तो हम तो इसीलिए कहते हैं ना, गोडसे भी तो आतंकवादी ही था। ये उसी के मानने वाले लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते, संविधान के दायरे में रहकर एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक इतनी बड़ी पार्टी का नेता, एक नेता जिसके 100 से ज्यादा लोग कैंपेन लड़ रहे चुनाव उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर इस तरह से जानलेवा हमला करना, ये किसकी मानसिकता है? और ये किसने किया इनको रेडिकलाइज? ये जो धर्म सांसद होते हैं ना, ये धर्म सांसद होते हैं, रायपुर में हुआ, हरिद्वार के अंदर हो गया, प्रयागराज में हुआ, बरेली वाली भी है। धर्म सांसद में यही बात चली। बरेली वाली अभी सुनिए, बरेली वाली भी जी। अरे देखिए, जो ये आप पहले धर्म संसद की बात कर लेंगे, वहां पर भी जाएंगे। धर्म संसद में क्या बोला गया अमन साहब? हम तो हमारे बच्चों को ये सिखाते हैं अमन भाई, आप हो या मैं हो, कोई भी, कि बेटा पढ़ लिख, अच्छा डॉक्टर बन, लॉयर बन, इंजीनियर बन, अच्छा पत्रकार बन। धर्म संसद में क्या सिखाया गया बच्चों को? बेटा आतंकवादी बन जा, कलम छोड़ दे, बुक छोड़ दे, तलवार उठा ले, 20 लाख मुसलमानों का नरसंहार कर दे। धर्म सांसद में न रामायण, महाभारत, गीता का पाठ का ज्ञान नहीं दिया गया, वहां पर यह ज्ञान दिया गया। तो ये जो मानसिकता जब आप लोगों के अंदर डालोगे, नफरत तो फैलेगी, अराजकता आ जाएगी। अगर रूल ऑफ लॉ जहां पर प्रिवेल नहीं करेगा अमन भाई, तो अराजकता फैलेगी। वारिस पठान, एक धर्म संसद तो नहीं, लेकिन एक धार्मिक रैली हैदराबाद में भी हुई थी। कहा जा रहा है ये दोनों उसी से गुस्सा थे जो बयान वहां पर दिए गए थे, 15 करोड़, 100 करोड़, 15 मिनट पुलिस हटा दो, जो नफरती भाषण, उससे ये लोग गुस्सा थे। वो वाली धर्म संसद याद है ना, हैदराबाद वाली? मैं तो उससे ये लोग गुस्सा थे। की सांसद में आपको याद दिलाना चाहूंगा अमन भाई, जी कि ये जो लोग बोल रहे हैं हमारे लीडर का, उसके बारे में जरा जाके हैदराबाद में इंक्वायरी भी कर ले कि वो शख्स 10,000 बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन दे रहा है। वो शख्स अभी जो कोरोना काल में लोगों की डेथ हो गई, उनके बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन दे रहा है। और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हमारे हिंदू भाई बहनों के बच्चे भी वहां पे एजुकेशन लेते हैं, हमारे सिख भाई बहनों के बच्चे भी। तो लाइसेंस नहीं मिल जाता है उकसाने भड़काने का, वो ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लाइसेंस नहीं मिल जाता। मेरा सवाल एक मिनट सुनेंगे अगर आप, मेरा सवाल अगर सुने वारिस, मैं क्योंकि मुझे आगे बढ़ना होगा, एक सवाल आपसे वारिस। ये कहा जा रहा है कि वो आप लोगों के नफरती भाषण की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो जो उन्होंने किया गलत, कानून अपने हाथ में लेना, किसी को अधिकार नहीं, सीधी सी बात, चैप्टर क्लोज, कोई नहीं ऐसे हमला कर सकता। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप लोगों के नफरती भाषण की वजह से ओवैसी साहब पर अटैक हुआ, या कोई और साजिश थी चुनावी? सवाल सुनिएगा जो मैं पूछ रहा हूं, आप लोगों के नफरती जहरीले भाषण की वजह से यह अटैक हुआ, या कोई चुनावी साजिश आपको नजर आती है? वारिस पठान, फिर इसके बाद मैं पैनल के पास जाऊंगा। देखिए अमन भाई, पिछले 6 महीने से असद ओवैसी साहब पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। तकरीबन मैं उनके साथ में था, हमने 14 सभाएं एक साथ में की, उन्होंने तकरीरें करी हर जगहों के ऊपर, और अभी तो इलेक्शन कमिश्नर वहां पर चुनाव कंडक्ट कर रहा है। अगर उनकी तकरीर के अंदर, उनके भाषण में कोई भी नफरती अल्फाज होते या भड़काऊ भाषण होता, तो इलेक्शन कमिश्नर उनको नोटिस देता, उन पे केस बुक होता, आगे उनको परमिशन नहीं मिलती सभाएं करने की। मगर ऐसा तो कुछ था नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं, तो फिर क्यों? तो इसलिए मैं बता रहा हूं, ये रेडिकलाइज्ड लोग जो है, गोडसे की नाजायज औलाद, ये उनका काम है कि सच्चाई की आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम दबने वाले नहीं है। असद साहब तो आज भी रैली करने चले गए, ये कांड हुआ उसके 2 दिन बाद से शुरू कर दिया उन्होंने अपना काम, तो हम तो दबने वाले नहीं है ना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने घबराने वाले की जमात नहीं है। ठीक है, नहीं डराने वाले, डरने वाली का डराने वाले, जिगर वाले लोग हैं। हाँ नहीं, जिगर वाले लोग हैं, अपना काम करेंगे। हक की लड़ाई लड़ने में क्या डरना? जी बिल्कुल, डराने, मैं कहता हूं डरना नहीं, डराना है भाई।
बगैर जगाना है लोगों को। मोदी वहां चला जाएगा, योगी वहां चला जाएगा, तुम्हें कौन बचाने आएगा, 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, सालों से और हिंदू 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। ये तो डरने वाली चीजें है ना, ये तो डराने वाली थोड़ी ना है। मोदी वहां चला जाएगा, योगी वहां चला जाएगा, तुम्हें कौन बचाने आएगा, 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, 15 मिनट पुलिस हटा दो, फिर क्या होगा। वारिस पठान कहां, ये आप कहां डरा रहे हैं? ये तो आप लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। क्या ये मिलकर रहते हैं? 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी है, 15 मिनट पुलिस हटा दो, ये तो मिलकर रहने वाली भाषा है। ये तो 80 बनाम 20, जरा सा 80 बनाम 20 की बात कर लेते हैं। अमन भाई, आप तो इतने विद्वान आदमी है, जरा सा वो भी डराने वाली भाषा दिखा देते ना, कि हम यहाँ पर सबकी चर्बी पिघाल देंगे, सबकी गर्मी निकाल देंगे, शिमला लेके आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में। ये सवाल पूछा भाईजान, चाचा जान, अब्बा जान, वो जरा भाषण का भी सुना, पूछा सवाल पूछा मैंने योगी आदित्यनाथ से। हमने देश के गद्दारों को सुना देता हूं मैं, योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया, एक बार सुनिए ना। आप पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुना दीजिए। ये सवाल पूछा गया था उनसे 80 बनाम 20 भी, कि क्या उसका मजहब से कोई लेना देना है 80 और 20 का। उन्होंने कहा कि नहीं, ये 20 वो है जिनको कानून पर भरोसा नहीं है, ये वो लोग 20 है जो दंगा करना चाहते हैं, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल ओवैसी पर गोलीकांड पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, वारिस साहब आप सुनिएगा, क्योंकि मैं दोबारा आऊंगा, बहुत बड़ा पैनल है मेरे साथ। पहले सुना दीजिए योगी आदित्यनाथ को। हम लोकतंत्र में बैलेट पर विश्वास करते हैं, बुलेट पे नहीं। इस प्रकार की कोई भी घटना अस्वीकार्य है। हमारे मध्य वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की किसी को भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती। कि मंच से भाषण देते समय इस बात को ध्यान में रखें कि हर वर्ग की भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। हम वोट बैंक के लिए आस्था के साथ खिलवाड़ करने और जन भावनाओं को कुचलने का भी कुत्सित प्रयास कतई न करें। वारिस पठान, ये शायद आपके लिए था, सुना आपने? अब सुनिए जी, बोलिए। ये झूठ बोल रहे हैं। अगर योगी का आप पहले का भी स्टेटमेंट बताओगे तो उन्होंने क्या था कि उत्तर प्रदेश में साफ सुरक्षित है, क्राइम रेट खत्म हो चुका है। तो ये कौन थे दरिंदे जो आ गए गन लेके, तमंचे लेके, बंदूक लेके, दिन दहाड़े हमला करने के लीडर के ऊपर? कौन थे वो लोग? अगर सब सुरक्षित है तो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश का सुरक्षित नहीं है अमन भाई, तो आप और मेरी क्या सुरक्षा है? अरे हम तो दिल खोल के निकल पड़ते हैं, रास्ते में निकल पड़े खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ है जाना ऊपर वाला जाने, वो पर के हम चले गए तो कुछ नहीं। Z+ सिक्योरिटी ले लीजिए। अमित शाह कह रहे हैं चिंता है भाई साहब ने, तो हमने जो मांग किया वो तो करिए, पहले यूएपी तो लगाइए इन दरिंदों पे। एक मैच होता है अमन भाई, फेसबुक के ऊपर एक आदमी कमेंट कर देता है उस मैच पे, उस पे यूएपी लग जाता है, एनएसए लग जाता है, लेकिन यहाँ एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर इरादतन हत्या गोली चलाती है, उसके ऊपर यूएपीए नहीं लगता, तो कब गंभीरता से लेंगे? और मुझे ताज्जुब और अफसोस नहीं होगा कि कुछ दिन बाद ये दरिंदे बेल पे आ जाएंगे और आपके साथ वाले भाजपा के नेता फूल हार की माला लेके चले जाएंगे, मिठाई का डब्बा लेके चले जाएंगे, उनको खिलाएंगे और उनको ग्लोरीफाई किया जाएगा कि आप हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हो। बीजेपी, कब ये नफरत खत्म होगी है अमन भाई? नफरत खत्म करो देश से। हम ये बुलेट का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता बैलेट से देगी, इस नफरत का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता मोहब्बत से देगी और हमको मोहब्बत से नवाजेगी और हम कामयाब होंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आपका ये भाषण अखिलेश की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है, अखिलेश यादव और जेएन जी की, कि बुलेट का जवाब बैलेट से दिया जाएगा। बैलेट मतलब मुस्लिम भाई आपको वोट देंगे, और अगर आप वोट देंगे तो गठबंधन का क्या होगा? जाट पहले ही नाराज है गठबंधन से, अब मुस्लिम भाई भी अगर आपके साथ आ गए तो फिर उनका क्या होगा? पश्चिम उत्तर प्रदेश में खेल बिगड़ जाएगा। बहरहाल समीर जी हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। समीर भाई, आपने वारिस पठान को सुना, वो कह रहे हैं गोडसेवादी लोग हैं और ये कल को छूटेंगे और आपकी पार्टी का पक्ष रखेंगे। वो सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं आप लोगों ने करवाया ये कांड, गोलीकांड। समीर सिंह, समीर जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मेरे ख्याल से आप अनम्यूट अगर करें तो शायद आपकी आवाज आ जाएगी। आप म्यूट पर बैठे हुए हैं सर। जी हाँ, आ गई आवाज, आ गई। आप लोगों ने करवाई, आप लोगों ने गोली चलवाई। देखिए अमन जी, अभी मैं सुन रहा था वारिस पठान को, कितना दुर्भाग्य है कि अमन चैन की बात करते हैं चैनल पर बैठ के और नफरत की खेती करते हैं, नफरत की बातें करते हैं। आज माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर कहा कि हमको चिंता है, हम सुरक्षा दे रहे हैं और सुरक्षा नहीं ले रहे हैं।
दुर्भाग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको दुखद बताया, और उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी किसी को भी इस तरह की घटना करने का अधिकार नहीं है। और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से कानून का राज है, किसी दंगाई और किसी बलवाई का राज नहीं है कि यहाँ किसी को भी कुछ भी कहने का और करने का अधिकार है। लेकिन मैं इतना जरूर पूछना चाहता हूँ वारिस पठान से कि अभी वो धर्म संसद पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहे थे, गोडसे की बात कर रहे थे। अरे नफरत की बात कौन करता है? नफरत की जहर सभा में कौन बोलता है? औरंगजेब किसको प्रिय है? सालार मसूद किसको प्रिय है, जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया था? उनकी वकालत कौन करता है? हम अपराध को जायज नहीं करते हैं, हम हिंसा को जायज नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। 3 तलाक हमने खत्म किया, आपने कभी समीर जी कभी ये ओवैसी पर गोली चलाने वाला औरंगजेब प्रेमी तो नहीं होगा ना? औरंगजेब प्रेमी होगा तो हार पहनाएगा ओवैसी साहब को। अगर मसूद सालार प्रेमी होगा तो वो तो फिर आरती उतारेगा ओवैसी साहब की। अगर ओवैसी साहब पर गोली चली है तो ये निश्चित तौर पर औरंगजेब प्रेमी तो है नहीं, ये निश्चित तौर पर मसूद सालार प्रेमी तो है नहीं। जो वारिस पठान कह रहे हैं ये गोडसे प्रेमी है या ये आपकी विचारधारा, तभी तो भाई ऑपोजिट है ना वारिस पठान ओवैसी और आप। अमन जी, तो वारिस पठान तो कह रहे हैं सीधे सीधे कल कोई छूट कर बाहर आएगा और आपका पक्ष रखेगा, बीजेपी की तरफ से बैठेगा। नहीं, एक नाम बताए ना अमन जी, एक नाम बताए वारिस पठान। हैदराबाद से लेके अयोध्या की सड़कों तक नफरत फैलाने वाले लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हैं और सरकार को बदनाम करते हैं। ये गोली आपने चलवाई, वारिस पठान सीधा पूछ रहे हैं ना समीर भाई। ये चुनावों में ध्रुवीकरण के चक्कर में अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाने के लिए, इनका ग्राफ ऊपर बढ़ाने के लिए, अखिलेश को नीचे कराने के लिए ये डायरेक्टर जो है, स्क्रिप्ट किसने लिखी? वारिस पठान कह रहे हैं ये गोडसेवादी बीजेपी के लोग हैं। इसका जवाब दे दीजिए ना सीधा सीधा। अमन जी, अखिलेश यादव भी नीचे जा रहे हैं और वारिस पठान और ओवैसी भी नीचे जा रहे हैं। ये इनकी मिलीजुली खेल है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर आगे जा रही है। हमने 2017 जीता है, हमने 2019 जीता है, हम 2022 भी जीतेंगे। मिलीजुली मतलब समाजवादी पार्टी और ओवैसी इस चुनाव को आगे बढ़ना। समाजवादी पार्टी और ओवैसी ने फिक्सिंग वाली फायरिंग कराई, आप ये कह रहे हैं? घुमाते क्यों है? जलेबी लच्छा अच्छा हो सकता है। देखिए अमन जी, जांच चल रही है। हाँ। जो दोषी है वो गिरफ्तार किए गए हैं, जेल हाँ। भेजे गए हैं। हाँ। और इतनी जल्दी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। हाँ। और आगे भी जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा वारिस पठान वो बख्शा नहीं जाएगा। वारिस पठान जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये साइकिल और आपकी फिक्सिंग भी हो सकती है, वो कह रहे हैं भाई। मतलब अभी तो कुछ भी कहा जा सकता है ना। आप भी हवाई आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वाले हो सकते हैं, वो कह रहे हैं सपा वाले, और आपकी फिक्सिंग हो सकती है। भाई आपका है। देखिए, इस तरह की मानसिकता वालों को मैं यही कहूंगा कि अपने दिमाग का ये इलाज जाके करा ले। वो जो लड़के पकड़ा है उनके फोटो काफी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिखे। वो बीजेपी का एक कार्यकर्ता भी था और उनका मानना ये था कि हम अगर इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर को हत्या करते हैं तो हम एक बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। ये तो मानसिकता लेकर वो आए थे। तो ये तो भाजपा वाले की मिली भगत दिख रही है ना, क्योंकि आप तो एक तरफ सबको बोल दे तो पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, सब सुरक्षित में बैठे, और यहाँ दिन दहाड़े फायरिंग चल रही है। मोदी जी ने उस दिन कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में सूरज डूबने के बाद तमंचे और बंदूक नहीं निकलती, सही कहा था। अब दिन दहाड़े निकल रहे हैं, दिन दहाड़े फायरिंग हो रही है। टेनी का बेटा दिन दहाड़े थार गाड़ी लेकर चला गया और हमारे बेचारे बेकसूर किसानों को मार दिया, 4 किसानों को मार दिया। अब मानसिकता यही है कि उनको मारने के बाद भी आज जिसके घर पे कॉन्स्पिरेसी रची गई वही टेनी साहब मोदी साहब के साथ बैठे और इत्तेफाक से हमारे देश के MOS है, गृह मंत्री है। तो बड़ा अफसोसजनक बात है। ये नफरती चिंटू जो है ना अमन भाई, ये देश की जो सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म जो है ना उसको नष्ट करने की कोशिश करी जा रही है और कुछ नहीं है। ये इतना नफरत फैला दिया है इन लोगों ने देश के अंदर कि आज अगर कोई बच्चियां अगर हेड स्कार्फ पहन के कॉलेज में जाना चाहती है तो पहले तो उनको अलाउड नहीं किया जाता, और जब अलाउड करते हैं तो उनको बोलते हैं आपके लिए क्लासरूम अलग कर देंगे। अब सोचिए अमन भाई, एजुकेशन भी अलग कर दिया। ये नफरती मानसिकता वाले ने एजुकेशन भी अलग कर दिया है अमन भाई। तो किस दिशा में देश जा रहा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी ने कहा। क्या इसी तरह से आप सबका विश्वास हासिल करेंगे?
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी को आप पढ़ने नहीं देंगे, कॉलेज में एंट्री नहीं देंगे तो हमारी बेटियां कैसा पढ़ेगी? अमन भाई आप जरा इसका फैसला करिए। सवाल बड़ा संगीन है, ये विषय बहुत गंभीर विषय है। आज बेटी को आप पढ़ने नहीं देंगे तो हमारी बेटियां पढ़ लिख कर आगे कैसा बढ़ेगी? अरे अगर योगी जी को अलाउड है कि वो पहनिए अपना सैफरन कलर, जाइए पार्लियामेंट में, जाइए असेंबली में, हमको कोई आपत्ति नहीं है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन इज एनग्रेव्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन वहीं पर अगर कोई चाहता है कि मैं हेड स्कार्फ पहन के अगर कॉलेज में जाऊं तो कौन रोकता है? कल अमन भाई आपको बोला जाएगा आपके सूट क्यों पहनते हो, आप मोदी की तरह बंडी पहनो, तो आप पहनेंगे क्या? छोड़िए, वो टॉपिक नहीं है, ये चॉइस का मामला नहीं है, ये इच्छा का मामला नहीं है। आज इनकी चॉइस है कि हिजाब पहन कर जाएंगे, कल को कहेंगे शटल कॉक बुर्का पहन कर जाएंगे, परसों कहेंगे हमको टीचर नहीं मौलवी से पढ़ना है, फिर उसके बाद कहेंगे शिक्षा नहीं शरिया के हिसाब से पढ़ाओ। तो ये इसका कोई अंत ही नहीं है। अभी मदरसों को स्कूल बना जा रहा है असम में, अब यहाँ स्कूल को मदरसाकरण की कोशिश हो रही है। वो छोड़िए, वो टॉपिक नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, सिर्फ इस पर रहेंगे। एक आखिरी कमेंट आपका ले रहा हूं, मुझे पता आपको जाना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक आखिरी कमेंट आपका ले रहा हूं, आपको अभी भी नहीं लगता कि आपके नफरती जहरीले भाषणों की वजह से ये अटैक हुआ या ये चुनावी साजिश है? सचिन और शुभम वाली एक आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने गए, हमने तो वहां कहा कि हिस्सेदारी की लड़ाई है, भागीदारी की लड़ाई है। हमने तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया जिसमें हमारे साथ हमारे ओबीसी भाई है, जिसके हमारे कन्वेनरी खुशवा साहब है, बावन मिश्रा जी हमारे साथ में। और हमारी आप लिस्ट देख लीजिए जरा अमन भाई, हमने किन किन को टिकट दिया है। हमने जो लिस्ट निकाली उसमें हमने हमारे हिंदू भाई बहनों को भी टिकट दिया है। तो हम कहां से नफरत फैला रहे, कहां से संप्रदाय फैला रहे? अगर जाकर विकास की बात करना ये गलत है। तुम्हें कौन बचाने आएगा? योगी मठ चला जाएगा, मोदी चला जाएगा, तुम्हें कौन बचाने आएगा? अरे तो ये विकास की बात है। 45 मिनट की स्पीच को आपने 45 सेकंड की तो करके वो क्यों पूरे बोला? देश को दिखा दिया। क्यों और जब बोला? पूरी स्पीच दिखाए तो सब टाइप टाइप फिर खामोश हो गए थे। अरे भाई साहब, वो एक पुलिस वाले ने एक बूढ़े बुजुर्ग की दाढ़ी नोच नोच के उसको मारा था। वो पुलिस वाले बाहर घूम रहे थे। पुलिस तो पर क्या अटैक हुआ था वो खबर भी मैंने पढ़ ली है। तुम बच जाते हो, वो खबर भी मैंने पढ़ी है। पुलिस वाले ये तो हो चुका, उसने पुलिस वालों के साथ क्या किया था? पुलिस वाले को पीटा था। हाँ वो खैर छोड़ दीजिए, इसलिए पुरानी बात है। उसने क्या किया था, मगर वो भाषण आप ही की तरफ से था ना। मतलब पुलिस वालों को कौन बचाने आएगा ये कहा जा रहा था। हाँ मतलब आम जनता तो छोड़िए, पुलिस वालों को नहीं छोड़ेगा। देश में सुनिए अमन भाई, देश में क्या हो रहा है मालूम है? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये मानसिकता देश के अंदर आप लोगों ने फैला दिया, जिसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है कि आप लोग अगर शांत हो जाए तो इस तरह का भ्रम जो फैल रहा है देश जहर उगलना छोड़ दीजिए, कब हो जाएगा अमन भाई? जहर उगलना छोड़ दीजिए ना, फैलना रुका दीजिए। सब देश में जहर उगलना छोड़ दीजिए ना। अगर अमन चोपड़ा ने ये सोच लिया 15 मिनट पुलिस हटा दो, क्या होगा? सब लेवल लाइन आप हिंदुओं को धमकाना छोड़ दीजिए। चोपड़ा ने जिस दिन ये ठान लिया, जिस दिन आप लोगों ने ठान लिया ना, फैलाना मेरे जिस दिन आपने ठान लिया, जिस दिन आपने हिंदुओं को टारगेट करना छोड़ दिया, जिस दिन आपने सांप्रदायिक जहर फैलाना छोड़ दिया, जिस दिन आप लोगों ने दंगे का प्लान कराना छोड़ दिया, तो फिर उस दिन अमन चोपड़ा भी छोड़ देगा वारिस पठान। गलत बात है, ये गलत बात है। हम हमारे हिंदू भाई बहनों के खिलाफ ना कभी थे, ना कभी है, और ना इंशाल्लाह कभी आगे भी रहेंगे। हम हमेशा से उस साइकोलॉजी और मानसिकता के पीछे अगेंस्ट है जो हमारे इस महान भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, जो गोडसे और सावरकर की आइडियोलॉजी वाले हैं। हम उन मानसिकता के अगेंस्ट थे और रहेंगे, और हमारी लड़ाई लड़ते रहेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर एग्री टू डिसएग्री होना ही चाहिए। यही तो हमारे संविधान का पावर है। सुरक्षित है अभी तक, वो बहुत बड़ी डिबेट है। हिंदुओं का बहुसंख्यक होना ही अल्पसंख्यक अधिकारों की गारंटी है। कभी कर लेंगे। हाँ जी जी जी, चलिए धन्यवाद। ठीक है वारिस भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समीर सिंह अब आप बोलिए, फिर मैं अतुल भाई आपके पास आऊंगा। समीर जी बोलिए, आप ही लोगों ने करवाया हमला। अच्छा, मेरे साथ अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी से भी जुड़ गए हैं, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ अतुल भाई। और अवधेश जी भी सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। अवधेश जी बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। पहले समीर जी बोलिए, अब आप ही लोगों ने करवाया ये? देखिए अमन जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ चुका है, और मैंने पहले भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हिंसा का कोई स्थान नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। जो सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है और ओवैसी जी भी हो सकते हैं। सुरक्षा की गारंटी हमारी है। और माननीय गृह मंत्री जी ने भी आज लोकसभा के अंदर बयान दिया, और उनके बयान को आपने सुना है, सबने सुना है, आपने दिखाया। लेकिन वारिस पठान जो बात कह रहे थे, अगर वो रहते तो मेरा एक प्रश्न जरूर है, समाजवादी पार्टी के साथी हैं वो भी इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा तुष्टीकरण कर सकता है।
भाई निदा खान इनके एजेंडे में क्यों नहीं है? वारिस पठान मुस्लिमों की बात करते हैं, निदा खान को जस्टिस क्यों नहीं देना चाहते? उस मौलवी की खिलाफत क्यों नहीं करना चाहते जो निदा खान जैसी? चलिए वो अलग टॉपिक है, फिर कभी बात करेंगे उस पर। अभी अतुल सक्सेना मैं आपके पास आ रहा हूं। अतुल जी, ये भारतीय जनता पार्टी से समीर जी कह रहे हैं, बोले आप दोनों की ये सेटिंग है, ये जो फिक्सिंग वाली फायरिंग है चुनावों से ठीक पहले, ये समाजवादी पार्टी और ओवैसी साहब का भी बीच में कुछ गेम हो सकता है। ये समीर जी कह रहे हैं ये हो सकता है। अतुल भाई देखिए अमन जी, योगी जी ये कहते थे कि भाई मेरे राज्य में या तो जो है क्रिमिनल जेल के अंदर है या उत्तर प्रदेश को छोड़ चुका है। यदि वो भाई ये बात कहते तो मैं जानना चाहता हूँ, ये आदर्श आचार संहिता जो चल रही है, ये भाजपा के लोग यहाँ कैसे पहुंचे? ये वेपन्स जो वहां पहुंचे इतने अत्याधुनिक, जिससे कि कार की बॉडी में छेद तक हो गया, तो ये कैसे हुआ? ये जानना चाहता हूँ। ये फोटो भाजपा के तमाम लीडरों के साथ जिन्होंने अरे तो ये आप ये संशोधित करो, कुकर्म इनका करने कोई का भाजपा प्रयास से करा। लेना देना नहीं है, वो अरे संशोधित समीर जी, करो। सुन आप लो। बैठ के गलत बयानी मत करो चैनल पे। आपका टर्म पूरा हो गया, आप मेरा तो संशोधित पूरा हो करो जाने इसको। दो। आप संशोधित करो, भाजपा से भाई, उनका कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी से कोई आप लेना इस देना बात नहीं है, को समीर जी कह रहे अरे हैं। सुनो भाई, अतुल 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 अरे अतुल सुनो भाई, अतुल अरे बोलेंगे। सुनिए। अतुल हाँ बोलिए अतुल जी। दूसरा अमन भाई है क्या हम्म। कि जिस तरीके से कुकर्म करने का काम हुआ, तो ये ओवैसी साहब की ये डिमांड यूएपीए की लगाने की क्यों नहीं इन्होंने एक्सेप्ट करी है? ये देश जानना चाहता है। तो बेसिकली ये जो भाजपा के लोग हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये इस तरीके से गोली चलवा करके नहीं सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावों का ध्रुवीकरण कर लेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। जिस तरीके का माहौल आज उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, बन रहा है, और जिस तरीके से इन्होंने किसानों पे और अन्य वर्ग पे लाठी भांजने का काम करा है, तो एक माहौल बना हुआ है आज। अब उस लेकिन माहौल क्या से क्या अतुल जी, करेंगे? अतुल जी क्या आपको लगता है ये माहौल, जैसे जाटों में थोड़ी नाराजगी है ही आपके गठबंधन की वजह से, जैसे अच्छा चलिए ठीक है, मैं छोड़िए, मैं आज की बात करता हूँ। ओवैसी गोलीकांड की वजह से आपको लगता है कि थोड़ा सहानुभूति होगी मुस्लिम वोटर्स में ओवैसी के प्रति, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आप सोच रहे हैं आपको अकेले मिलेगा सारा मुसलमान वोट, वो ओवैसी साहब का थोड़ा ग्राफ ऊपर जा सकता है क्या? अतुल जी देखिए अमन भाई है क्या, देखिए यदि किसी को गोली लगती है, छोटा मोटा काम नहीं होता है जी, बिल्कुल। ये एक जघन्य कांड होता है ना? जी। और ये तो अल्लाह का शुक्र है, प्रभु का शुक्र है कि ओबीसी साहब की इसमें जान बच गई। बिल्कुल सही। अदरवाइज तो उनकी जान भी जा सकती थी, और जान लेने का ही काम किया गया था। तो हम तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार करते हैं। दूसरा देखिए, यदि किसी समाज के, ओबीसी जी एक विशेष वर्ग के लीडर हैं, और यदि किसी भी समाज के लीडर ही नहीं, यदि किसी